हाँ जी दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सारी के सारी क्वेश्चन को हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कोई और क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है गणपति लिमिटेड करके कोई कंपनी है और आपको यहाँ पे 3 फाइनेंशियल प्लान आपको गिवन है। इनके कुछ 3 प्लान है। सबसे पहला कहता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख रुपए का है। ये सबसे पहले बता दिया इन लोगों ने कि टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का। कहते हैं 3 प्लान क्या है, तो प्लान का नाम उन लोगों ने दे रखा है। प्लान ए है, बी है और सी है। ठीक है। और कहता है इस प्लान के हिसाब से इन्फॉर्मेशन क्या है, तो कहते हैं प्लान ए कहता है कि 100% इक्विटी इशू कर दो, जितना भी अमाउंट चाहिए। कितना चाहिए हमें? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए के लिए कहता है कि 100% इक्विटी इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लान नंबर बी ये कहता है कि ऐसा मत करो, कहते हैं कि 50% इक्विटी इशू कर दो और 50% डेप्थ इशू कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और कहते हैं प्लान सी का कहना यह है कि आप एक काम करिए, 50% इक्विटी इशू करिए और 50% प्रेफरेंस इशू करिए। ठीक है, तो तीनों प्लान का अलग अलग कहना है। कहते हैं अगर डेप्थ इशू करोगे तो 8% के हिसाब से डेप्थ लगेगा, 8%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके पास में 8% रहेगा। ठीक है, और टैक्स रेट आपके पास में 50%। क्लियर है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जब कॉस्ट ऑफ डेप्थ और ये आपके पास में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये जो परसेंटेज दिए होते हैं ये डायरेक्ट रेट होते हैं। ये चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा। डायरेक्ट रेट, डायरेक्ट रेट का मतलब क्या है? डायरेक्ट रेट का मतलब यही डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। मतलब कि 8% इंटरेस्ट रेट ही है, वो डायरेक्ट आपको 8% करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब स्टूडेंट पढ़ के आते चैप्टर, इससे पहले का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ऐसा होता है कि सर कॉस्ट ऑफ डेप्थ ये वर्ड दिया है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्थ का। ठीक है, प्रेफ आपके पास में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 1 - t डिवाइड बाई नेट प्रोसीड वगैरह चीज़ें, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देख के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ये डायरेक्ट रेट है। पहले ही बता देता हूँ कि जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन होगा और जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ डेप्थ और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वगैरह दिया हो, तो डायरेक्ट रेट ही है, ऐसा एज्यूम करना है, क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल ऐसा एज्यूम कर रहा है। और डायरेक्ट रेट है, डायरेक्ट आपको इसे इंटरेस्ट रेट मान लेना है और इसे प्रेफरेंस डिविडेंड रेट मान लेना है। और डायरेक्ट अमाउंट के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि आपके पास में हमने क्वेश्चन करा था, कौन से क्वेश्चन? यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे ये 12% था। ठीक है, तो हमने क्या किया था? 4 लाख इंटू 12% डायरेक्ट इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया था। यहाँ पे भी वही काम करना है कि जो भी अमाउंट है इंटू 8% करेंगे, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन अदर नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है। उसके बाद कहता है इक्विटी आपके पास में जो है शेयर्स का प्राइस 10 रुपये है वैसे फेस वैल्यू, लेकिन आप इशू करेंगे प्रीमियम 10 रुपये के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमाउंट दे रखा है कितना, कहता है 10 रुपये तो फेस वैल्यू है, 10 रुपये प्रीमियम, मतलब कि अल्टीमेटली 20 रुपये के हिसाब से आप इशू करेंगे। तो शेयर का प्राइस कितना है? 20 रुपये। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर गिवन है तो वही लेना पड़ेगा, नहीं गिवन होता तो हम 10 रुपये 100 रुपये एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर गिवन है तो कंपलसरी वही लेना है। ठीक है। और कहता है एक्सपेक्टेड EBIT आपको गिवन है 80,000 रुपीज़। ठीक है, क्या पूछा है? कहते हैं सबसे पहले तो EPS कैलकुलेट करिए, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसके बाद कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करिए। और तीसरा चीज़ कहता है कि आपको क्या करना है, इंडिकेट इफ़ एनी प्लान डोमिनेंट एंड कंप्यूट करिए EBIT जो रेंज है इन डिफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो 3 चीज़ें, बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले EPS निकालने की कोशिश करते हैं। EPS के लिए तो ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4 पे आ चुके हैं हम यहाँ पे। आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले जो पूछा क्वेश्चन, EPS निकालिए, तो हेडिंग वही दे देंगे, EPS हम निकाल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपने पूछा, अर्निंग पर शेयर,
पर शेयर, जिसे हम शॉर्ट में ईपीएस कहते हैं। ठीक है जी, लो जी ईपीएस आपके पास में, और पूरे का पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर कर देंगे। ईबीआईटी आपको डायरेक्टली गिवन है तो ईबीआईटी से ही स्टार्टिंग होगी, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो कहते हैं पर्टिकुलर, फॉर्मेट प्रिपेयर कर देंगे सबसे पहले तो पर्टिकुलर, और कॉलम तो उतनी ही बनानी है जितने प्लान है। ठीक है, तो प्लान आपके पास में 3 है तो 3 कॉलम बनेगी ABCD, और सारी चीज़ें रुपीज़ में है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो प्लान A है, प्लान B है और प्लान C है। ठीक है, और रॉ मटेरियल तैयार कर दीजिए। EBIT से स्टार्ट होगा, EBIT, जिसमें से हम माइनस करते हैं सर जी इंटरेस्ट, जैसे ही इंटरेस्ट माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है जी, अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करेंगे। जैसे ही टैक्स रेट तो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे ही टैक्स रेट माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स जैसे ही मिलेगा उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड था क्या? हाँ था, प्लान नंबर C में प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है जी, प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे ही माइनस करेंगे आपको अर्निंग फॉर इक्विटी मिल जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी। और अर्निंग फॉर इक्विटी जैसे ही मिलता है हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको क्या मिल जाता है सर? EPS, जो इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो EPS हमें मिल जाएगा और ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो EPS आपके पास में आ जाएगा जैसे ही, और आपके पास में सॉल्यूशन ख़त्म। आइए लाइंस ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले और सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए जी, हमने लाइंस ड्रॉ कर दी है, यहाँ पे आपने भी ड्रॉ कर दिया होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले EBIT आपको अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वहीं से ही स्टार्ट होगा। एक्सपेक्टेड EBIT आपके पास में 80,000 जो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 80,000 सबसे पहले रख दीजिए सारे कॉलम्स में। ठीक है, तो रुपीज़ 80,000 80,000 80,000, यहाँ पे 80,000 रुपीज़, 80,000 80,000। ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है आपके पास में 80,000। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, प्लान A जो है उसमें इंटरेस्ट होगा ही नहीं क्योंकि 100% इक्विटी है, तो प्लान A के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वही बनेगा 80,000। ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर। प्लान नंबर 2 में इंटरेस्ट बनेगा क्योंकि 50% डेप्थ है। टोटल अमाउंट कितना है? 2 लाख, जिसमें से 50% डेप्थ से आएगा, मतलब कि 2 लाख इंटू 50% मतलब कि 1 लाख। 1 लाख इंटू क्या करेंगे? 8%। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 8% करिए, इंटू 8%, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 8,000 इंटरेस्ट का अमाउंट। कितना आ जाएगा? 8,000। कैसे आया वो कैलकुलेशन भी दिखानी होगी आपको। ठीक है, मैं यहीं पे शॉर्ट में दिखा देता हूँ, आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में दिखा देता हूँ। कहते हैं 1 लाख आपके पास में डेप का अमाउंट है, रुपीज़ 1 लाख, जिसे मैंने कर दिया 8% से मल्टीप्लाई, और आपके पास में क्या आ गया सर? 8 लाख। ठीक है जी, ये अमाउंट आपके पास में। अच्छा, प्लान नंबर C में अगर हम कहें, ठीक है, तो उसमें भी डेप्थ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे भी कोई डेप्थ नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 72,000। ठीक है, तो 72,000
और यहाँ पे 80,000 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, डेप्थ है ही नहीं। ओके, कहते हैं टैक्स रेट कितना होगा, तो क्वेश्चन ने खुद बताएगा 50% है, टैक्स रेट 50% है, @50%। तो यहाँ पे आपके पास में 40,000 रुपीज़ बनेगा टैक्स अमाउंट, और जैसे ही टैक्स माइनस होंगे यहाँ पे आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स भी 40,000 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 72,000 है, इंटू 50% करेंगे तो यहाँ पे 36,000 आपके पास में बनेगा टैक्स का अमाउंट, और जैसे ही माइनस करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी 36,000 ही बनेगा। यहाँ पे अगर देखें तो 40,000 बनेगा, और 40,000 ही बचेगा। ठीक है, कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो पहले केस में तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसा, तो वही आपके पास में अमाउंट रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 40,000। केस नंबर 2 मतलब कि प्लान नंबर बी, उसमें भी प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा नहीं, तो वही अमाउंट रहेगा 36,000। लेकिन प्लान सी में प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे आपके पास में बन रहा है, 50% प्रेफरेंस शेयर है। 50% मतलब कि 2 लाख किसी की ज़रूरत है, 50% इक्विटी है, तो 50% प्रेफरेंस शेयर है, मतलब कि 1 लाख। 1 लाख पे कितना परसेंट रेट कितना है, 8%, तो 1 लाख इंटू 8%। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वही अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट वाला, 8,000। ठीक है, 8,000 कैसे आया वो भी आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके पास में ब्रैकेट में। ठीक है, तो कैसे आया, तो कहते हैं ₹1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, जिस पे 8% के हिसाब से डिविडेंड लगेगा, और आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, 8,000। लो जी, ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी। तो जैसे ही 8,000 माइनस होगा आपके पास में 40,000 में से 8,000 माइनस होगा, 32,000 बचेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 32,000। लो जी, अब क्या करना है सर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले केस में तो सर नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले तो ध्यान रहे कि शेयर का प्राइस 20 रुपये है। ठीक है, शेयर का प्राइस 20 रुपये है। पहले केस में तो इक्विटी पूरे का पूरा 100% इक्विटी है, मतलब कि 2 लाख इक्विटी से ही लिया है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 20 कर देंगे, 2 लाख डिवाइड बाई 20, मतलब कि यहाँ पे 10,000 शेयर्स आ जाएंगे, 10,000 शेयर्स आ जाएंगे, तो 40,000 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, आपके पास में EPS आ गया 4। 10,000 कैसे आया ये कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, अभी मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद प्लान नंबर बी में बात करें तो इक्विटी 50% है, मतलब कि 2 लाख इंटू 50% 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 20, तो 1 लाख डिवाइड बाई 20 मतलब कि यहाँ पे आपके पास में बचेगा 5,000 शेयर्स। और प्लान नंबर सी में भी सेम 50% इक्विटी है और 20 रुपये का एक शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर 5,000। ठीक है, तो 36,000 डिवाइड बाई 5,000 करेंगे तो यहाँ पे EPS आपके पास में आएगा 7.2, और यहाँ पे 32,000 डिवाइड बाई 5,000 करेंगे तो यहाँ पे EPS आ जाएगा 6.4। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ आपके पास में कि सर जी ये 10,000 5,000 कैसे आए वो कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लान नंबर ए में 100% इक्विटी था, मतलब कि 2 लाख डिवाइड बाई 20 था, ₹20। जैसे ही यह किया हमारे पास में नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 10,000। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं ₹1 लाख का डेप्थ और 1 लाख का इक्विटी था, जिसे डिवाइड बाई ₹20 से किया तो मुझे मिल गया 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स। और प्लान सी की बात करें तो कहते हैं ₹1 लाख का इक्विटी और 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, तो 1 लाख का इक्विटी था तो 1 लाख, और 20 रुपये का एक शेयर है तो डिवाइड बाई 20 रुपये कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे कितने, 5,000 शेयर्स। ये ब्रैकेट में हमने दिखा दिया। ठीक है, तो आपके पास में
ईपीएस मिल गया। अच्छा, क्वेश्चन ने ईपीएस के साथ डिसीजन कुछ पूछा था क्या? नहीं सर। अगर डिसीजन पूछा होता तो कह देते कि जिसका हाईएस्ट ईपीएस है वो आपके पास में बेहतर होगा, लेकिन इसने सिर्फ ईपीएस पूछा है, कोई डिसीजन वगैरह नहीं पूछा है, तो बस इतना ही आंसर है आपके पास में और काम खत्म। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो आपने पूछा, पॉइंट नंबर 2 क्या पूछा है देखिए ज़रा। पॉइंट नंबर 2 आपके पास में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। क्या पूछा है सर? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, छोटा सा फॉर्मूला है। कहते हैं आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ले लेना है, इंटरेस्ट जिसमें ऐड कर देना है प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसमें ऐड कर देना है क्या चीज़ सर? प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन दिक्कत वाली बात ये होती है कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है और इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो कहा गया है कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिफोर टैक्स करके, मतलब कि प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस टी कर दीजिएगा, जिससे प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स हो जाएगा और उसके बाद ऐड कर देना, और दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हर एक पॉइंट के पूछे गए, तो आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्लान, यहाँ पे प्लान ए का अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो कहते बताइए प्लान ए में इंटरेस्ट कितना है? तो सर प्लान ए में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं क्योंकि इक्विटी प्लान था। ठीक है, तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट 0। सर जी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है वो बता दो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी प्लान ए में है ही नहीं, तो 0। तो प्लान ए की बात करें तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 है। ठीक है, प्लान बी की बात करें तो प्लान बी में इंटरेस्ट कितना है बताइए? तो कहते हैं प्लान बी में इंटरेस्ट 8000 है, तो इंटरेस्ट आपके पास में 8000 है, जिसमें हमें ऐड करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्लान बी में प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, डैश, मतलब कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, 0। तो प्लान बी के हिसाब से फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 8000 आ गया। उसी तरीके से प्लान सी में कहते हैं इंटरेस्ट कितना है प्लान सी में बताइए? तो इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि डेप्थ था ही नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट 0 प्लान सी में, इंटरेस्ट 0 है। ओके, उसमें ऐड कर देंगे क्या सर? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस टी। प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या प्लान सी में? यस, 8000। तो 8000 प्रेफरेंस डिविडेंड है, बट बिफोर टैक्स करना है, तो टैक्स रेट कितना था? 50% था, तो डिवाइड बाई 1 माइनस 50% करना है, ये याद रखिए। तो 8000 डिवाइड बाई 1 माइनस टी, मतलब कि 1 माइनस 50%, 0.5 भी कर सकते हैं, 1 माइनस 0.5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस 50% भी लिख सकते हैं। तो 8000 डिवाइड बाई 50% मतलब कि 16000 आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये अमाउंट आ जाएगा, ये रुपीज़ में है सारी के सारी चीज़ें, और पॉइंट ख़त्म। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आपको बता दिया तीनों में। ठीक है, तीनों में आपके पास में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे 0 है पॉइंट नंबर प्लान ए में, प्लान बी में आपके पास में 8000 है, और प्लान सी में 16000 आपके पास में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, जो क्वेश्चन ने पूछा था, आंसर आपके पास में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इनडिफरेंस पॉइंट निकालिए। इनडिफरेंस में ऐसा है कि प्लान तो 3 है, लेकिन इनडिफरेंस एक टाइम पे 2 के बीच में ही निकल सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। इसलिए हमें यहाँ पे पैर बनानी पड़ेगी। सबसे पहले कहते हैं कि सर ए और बी के बीच में सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद बी और सी के बीच में, और फिर ए और सी के बीच में। इस तरीके से हमें पैर बनानी पड़ेगी और कैलकुलेशन हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इनडिफरेंस पॉइंट 2 के बीच में ही निकल सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से इनडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। पहले तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर होगी। ठीक है, तो 3 के बीच में तो निकल नहीं पाएगा, आपको किसी भी 2 प्लान के बीच में ही निकल पाएंगे, इसलिए पैर बनानी पड़ेगी ए बी
और उसके बाद बी और सी और उसके बाद ए और सी। ठीक है, आइए तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। पॉइंट नंबर 3 आपको जो पूछा है उसका आंसर पॉइंट नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट आपके पास में, बिल्कुल ठीक। कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट में ऐसा है कि दो प्लान के बीच में ही निकलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लूँ ए, इस तरीके से लिख देता हूँ कि बिटवीन ए और बी, बिटवीन सबसे पहले ए एंड बी के बीच में निकाल लेता हूँ। आप चाहे किसी भी तरीके से निकालिए, 3 अल्टरनेटिव्स बनेंगे, बस ये ध्यान रखिए, ए एंड बी। ठीक है, और फॉर्मूला आपके पास में सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखिएगा, ये बेहतर रहेगा ताकि बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, एक बार सिर्फ और सिर्फ ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला इंडिफरेंस पॉइंट का लिख देंगे, हर बार हमें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। EBIT जिसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, जिसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, और फिर उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सेम पॉइंट, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, आपको मिल जाता है EBT जिसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, और टैक्स माइनस होने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलता है जिसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और जब मैं नंबर ऑफ शेयर्स बोलूँ तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसका मतलब निकल के आता है, हर बार हमने बताया है। ये फॉर्मूला एक बार हमने लिख दिया, हर बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले एक बार हमने लिख दिया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले बिटवीन ए एंड बी के बीच में, प्लान के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लेते हैं। ए में अगर देखें तो इंडिफरेंस पॉइंट तो निकालना है, मतलब कि EBIT तो ऐसा ही रहेगा, EBIT की जगह कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, तो EBIT ऐसे के ऐसे ही रहेगा, EBIT ऐसे ही रहेंगे। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो प्लान ए में अगर देखें तो इंटरेस्ट तो था ही नहीं, क्योंकि प्लान ए इक्विटी प्लान था जिसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह होगा नहीं, तो इंटरेस्ट तो ज़ीरो ही था, तो इंटरेस्ट ज़ीरो है। ठीक है, इंटरेस्ट ज़ीरो है आपके पास में। टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स रेट तो 50% था, आई थिंक, याद है कहाँ तक, हाँ 50%, तो 50% आपके पास में टैक्स रेट था, तो 50% माइनस कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि प्लान ए इक्विटी प्लान था, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं था। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे तो वो तो हमें देखना पड़ेगा दोस्त। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर्स थे, तो 10,000 शेयर्स, 10,000 आपके पास में शेयर्स, बहुत बढ़िया। इसके बाद कहते हैं सामने बी प्लान, प्लान बी की इंफॉर्मेशन। EBIT की जगह सबसे पहले तो कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट तो हमें निकालना है, और इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ही होता है EBIT, बिल्कुल ठीक। प्लान बी में इंटरेस्ट कितना है तो कहते हैं 8,000 है, बहुत बढ़िया, 8,000 इंटरेस्ट है, तो माइनस कर देंगे 8,000, रुपीज़ में है तो रुपीज़ लिखिएगा, और इसमें से टैक्स रेट माइनस करेंगे, 50% टैक्स रेट है। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, क्योंकि प्लान जो बी है वो इक्विटी डेप्थ रेशियो के हिसाब से चला था, तो उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे तो वो तो 5,000 थे जब तक मुझे याद है, हाँ 5,000, तो 5,000 शेयर्स थे आपके पास में। बस इसे सॉल्व करेंगे, और जैसे कि मैंने सिखाया है कि सबसे पहले बेस को ख़त्म कर दो, बेस को सॉल्व कर दो, ठीक है, तो आपके लिए सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10,000 को सबसे पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे 5,000 को, और अल्टीमेटली ख़त्म होगा तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 2, जो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
तो 2 आपके पास में यहाँ पे बचेगा, जो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो देख लेंगे हम। तो कहते हैं EBIT में से 0 माइनस किया, वो तो ठीक है, EBIT 1 EBIT रहेगा, 50% माइनस करेंगे, 0.5 EBIT रहेगा इस तरफ, 0.5 EBIT। ठीक है जी। इस तरफ अगर मैं देखूँ तो 50% माइनस होगा, तो 1 माइनस 50% मतलब कि 0.5 EBIT। और 8000 है, तो कहते हैं 8000 में से तो हमारे पास में 8000 में से 50% माइनस करेंगे तो ₹4000। ठीक है जी। तो कहते हैं 2 इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 EBIT तो ऐसे ही रहने देते हैं। जो 2 है डिवाइड बाई यहाँ पे 2 बचा था ना, यही 2 है, जब सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 EBIT। 1 EBIT को 1 EBIT लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ EBIT लिखे तो भी चलेगा, मतलब कि इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब भी 1 EBIT होता है। ये तो बेसिक लेवल के 5th 6th के ये मैथ्स के रूल है, जो आपको पता ही होता है। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं होती। और यहाँ पे आपके पास में ₹8000 हो जाएगा, 4000 इंटू 2 मतलब कि 8000। ठीक है, कहते हैं 0.5 इस तरफ आ जाएगा, 8000 इस तरफ, मतलब कि EBIT इज इक्वल टू 16000 आ जाएगा आंसर। इन डिफरेंस पॉइंट EBIT कितना आ जाएगा, ₹16,000। ओके, तो यहाँ पे A और B के बीच में जो इंडिफरेंस है वो 16000 है, वो हमने बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम सेम कैलकुलेशन A और C के बीच में कर लेते हैं। चलिए, तो कहते हैं A और C के बीच में हम कैलकुलेशन अगर करें तो क्या आपके पास में रहेगा आंसर, A और C। तो कहते हैं सीधी सी बात है, EBIT की जगह तो कोई वैल्यू पुट करेंगे नहीं, क्योंकि EBIT तो हमें खुद निकालना है। और A में तो जो इन्फॉर्मेशन ऊपर वैल्यू पुट करी थी वही आएगी, EBIT माइनस 0 माइनस 50% डिवाइड बाई 10,000। तो EBIT, इंटरेस्ट तो है ही नहीं इसलिए 0। ठीक है, टैक्स कितना है 50% और डिवाइड बाई 10,000 शेयर्स। लो जी, और इज इक्वल टू C के लिए कैलकुलेशन हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ है। EBIT की जगह तो कुछ रहेगा नहीं। इंटरेस्ट कितना था, तो प्लान C में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर वाला प्लान था, इसलिए इंटरेस्ट नहीं था। देखिए 0 है, तो इंटरेस्ट तो 0 है, इंटरेस्ट 0 है। टैक्स रेट 50% है। और प्रेफरेंस डिविडेंड इस बार है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है दोस्त। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 8000 आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है प्रेफरेंस डिविडेंड 8000 है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 8000 है, तो 8000 यहाँ पे लिख देंगे, 8000 रुपीज़। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 5000 शेयर्स है, वो हमें पता ही है। सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले तो बेस को ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं 10,000 शेयर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में 5000 शेयर्स है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। और बस सॉल्व कर देंगे। अगर यहाँ पे आपके पास में 0.5 EBIT, और इस तरफ अगर हम देखें यहाँ पे डिवाइड बाई 2 रहेगा। इस तरफ अगर देखा जाए तो 0.5 EBIT माइनस 8000 बचेगा। ठीक है, ₹8000। 2 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 EBIT, और यहाँ पे EBIT हो जाएगा 0.5 इंटू 2 मतलब कि 1 EBIT, और यहाँ पे 16,000 रुपीज़, और इस तरफ जाएगा तो 16,000 डिवाइड बाई 0.5 मतलब कि 32,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो EBIT इज इक्वल टू ₹32,000। ठीक है जी,
लो जी, तो ये दूसरा प्लान भी हमने सोल्व कर दिया है। अब तीसरा प्लान हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तीसरा अब कौन सा बचता है, ए बी और ए सी हो गया, तो अब बी एंड सी बाकी है। ठीक है, तो बी एंड सी के बीच में हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, बी एंड सी प्लान। ठीक है, तो बी का प्लान यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे जो भी था EBIT माइनस 8000 माइनस 50% डिवाइड बाई 5000 शेयर्स। तो कहते हैं सर जी EBIT माइनस 8000 माइनस 50% और डिवाइड बाई 5000 शेयर्स। और सी का प्लान भी वही कॉपी पेस्ट, पहले बी का प्लान मैं कंफर्म कर लूँ, यही था ना EBIT माइनस 8000, ओके। और सी का वही हमने अभी अभी लिखा, वही प्लान यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करना है, EBIT माइनस 0 माइनस 50% माइनस 8000 डिवाइड बाई 5000 शेयर्स। ठीक है, वैल्यू तो वही रहनी है, इसलिए क्या बार बार देखना स्टेटमेंट में, हमने एक बार तो लिख दिया है तो वही चीज़ लिखते रहते, EBIT माइनस 0 माइनस 50% और माइनस 8000, ये रुपीज़ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी इंटरेस्ट का जो है अमाउंट रुपीज़ में है, और यहाँ पे 5000 शेयर्स। लो जी, ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके पास में हो जाता है। और आगे सोल्व करने की कोशिश करें तो 5000 सबसे पहले यहाँ पे कट जाएगा, बेस को ख़त्म करो जितना हो सके उतना। यहाँ पे भी 5000 आपके पास में कट जाएगा, तो यहाँ पे तो आमने सामने ख़त्म ही हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और यहाँ पे 50% माइनस करेंगे तो 0.5 EBIT माइनस 4000 रुपीज़ और इज इक्वल टू इस तरफ देखेंगे तो 0.5 EBIT 0.5 EBIT और माइनस रुपीज़ 8000। ठीक है, दिक्कत वाली बात यह है कि सर यहाँ से आपके पास में 0.5 EBIT 0.5 EBIT कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में 4000 इज इक्वल टू 8000। तो अल्टीमेटली यहीं पे इस स्टेप पे ही काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है और EBIT बचेगा ही नहीं। EBIT बचेगा ही नहीं तो इनडिफरेंस यहाँ पे निकल ही नहीं सकता, क्योंकि EBIT तो ख़त्म हो जाता है और हमें इनडिफरेंस का मतलब ही होता है EBIT निकालिए। यहाँ पे EBIT निकल ही नहीं सकता, क्योंकि आमने सामने EBIT 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि देयर इज़ नो इनडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, देयर इज नो इनडिफरेंस पॉइंट, नो इनडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, देयर इज नो इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी। ठीक है जी, तो ये पूरे का पूरा आपके पास में सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो प्लान ए और बी के बीच में इनडिफरेंस पॉइंट आया, बी और सी के बीच में नहीं आया, ए और सी के बीच में आया। ठीक है, तो जहाँ पे इनडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं वहाँ पे तो देखने लायक कुछ है ही नहीं। तो अगर डोमिनेंट की बात करें, उसने क्वेश्चन में पूछा था कि भाई कौन सा यहाँ पे डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पूछी गई थी कि कौन सा प्लान यहाँ पे डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो इसके लिए हमें यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि तीनों का आंसर क्या आया और किस तरीके से है। तो डोमिनेंट की बात करें तो इनडिफरेंस से तो क्या ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, तो इनडिफरेंस पॉइंट से हिसाब से और आपके EPS के हिसाब से अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट तो वही करेगा जिसका EPS सबसे ज़्यादा है। EPS अगर आप देखें तो प्लान बी का EPS सबसे ज़्यादा है 7.2।
तो हम यहाँ पे कहेंगे कि प्लान बी जो है वो हाईएस्ट ईपीएस है, डोमिनेंट भी वही करना चाहिए। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे ईपीएस जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट ईपीएस आपके पास में लिख देंगे, हाईएस्ट ईपीएस प्लान बी में है। ठीक है, तो वही बेस्ट प्लान मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। 1 ये सेकंड का आंसर हमने यहाँ पे करा और यहाँ पे थर्ड का आंसर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लान के हिसाब से हमने यहाँ पे बनाया। अच्छा, यहाँ पे ए सब में ए गया क्या, यहाँ पे केस नंबर बी और यहाँ पे केस नंबर सी। ठीक है जी, और ये सारे के सारे पॉइंट आपके पास में हो जाते हैं कंप्लीट। केस नंबर सी, ये केस नंबर बी और यहाँ पे आपके पास में ए। ठीक है, तो तीनों केस हमने यहाँ पे बना दिए और तीनों केस के सॉल्यूशन हमने कर दिए और बता भी दिया कि बी और सी के बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकल पाया। ठीक है, और ये यहाँ पे आपके पास में ये सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है। ओके जी, चलिए।